अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसईओ सीरीज। माई सेल्फ आमना विद यू। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एसईओ होती क्या है, साथ ही इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना था। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट ऑन पेज एसईओ, यानी हमारा आज का टॉपिक है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ होती क्या है, इसके कितने फैक्टर्स हैं, किस किस चीज का हमने ध्यान रखना है, तो हमारी ऑन पेज एसईओ कंप्लीट होती है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। इसके साथ साथ बॉयज एंड गर्ल्स, आपको याद होगा कि मैंने आपको एक और बात बताई थी कि गूगल की नई नई अपडेट्स आती रहती हैं और फ्यूचर में भी आती ही रहेंगी। तो हमने जो है उन सब का भी ध्यान रखना होता है। नई नई अपडेट्स आने का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी जो बेसिक्स हैं उनको भूल जाते हैं। जो उसकी बेसिक्स हैं वो हमेशा सेम ही रहेंगी। अगर हम ऑन पेज के हिसाब से बात करें या एसईओ के हिसाब से बात करें तो इसमें भी एडवांस चीजें आती रहती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, अपडेट्स आती रहती हैं, लेकिन जो इसकी बेसिक्स हैं वो हमेशा सेम ही रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वो बेसिक्स पे डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम 2024 में क्या अपडेट्स आई हैं और किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है तो ही हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक करेगी। गूगल के ऑल्गोरिथम्स हमें क्या कह रहे हैं कि किस हिसाब से हमने अपने कंटेंट को या अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने हैं, तो उन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑन पेज एसईओ में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनका हमने ध्यान रखना होता है और उनको इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी वेबसाइट पे। चाहे हमारा प्रोजेक्ट न्यू है या हमारा प्रोजेक्ट पुराना है जिसपे ऑलरेडी एसईओ का काम कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने उन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होता है, उनको चेक करना होता है। और एक बात याद रखिए, जो एसईओ होती है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, हमें उसको बार बार चेक करते रहना है अपनी वेबसाइट को। जैसे ही हमारी वेबसाइट गूगल पेज पे अगर रैंकिंग में थोड़ी नीचे भी आ रही है तो हमने फिर से उसकी एसईओ को अपडेट करना है, उसमें ऐसी चेंजिंग्स करनी है अपने कंपटीटर के हिसाब से कि वो दोबारा से रैंकिंग में आ जाए। ठीक है, वो सब चीजें मजीद हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त हम ये देखेंगे कि ऑन पेज एसईओ में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमने देखना होता है और जिनको इम्प्लीमेंट करना होता है। एक और चीज के सब फैक्टर्स की आगे काफी डिटेल एंड डेप्थ होती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरह से ऑन पेज एसईओ की सीरीज भी चलेगी। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट क्लियर कर लेना है कि एसईओ हमेशा पेज वाइज होती है, चाहे वो ऑन पेज एसईओ हो या वो ऑफ पेज एसईओ हो, वो पेज वाइज होती है। लेकिन टेक्निकल एसईओ जो होती है वो हमारी फुल वेबसाइट पे होती है। इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो हमारे सामने एक ये वेबसाइट ओपन है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये होम स्क्रीन है, सर्विसेज है, यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये पेजेस हैं। जैसे ये होम पेज है, ठीक है, ये हमारे सामने होम पेज आ रहा है, ये सर्विसेज का पेज है। यहाँ पे भी काफी ज्यादा डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, ये देखिए। तो ये सब क्या है, ये पेजेस हैं। हमारी एसईओ जो होती है वो हमेशा पेज वाइज होती है। ऐसा नहीं कि एक ही कीवर्ड के ऊपर हम सारी वेबसाइट को रैंक कर देंगे, बल्कि हर पेज की अलग से एसईओ होती है कीवर्ड्स के साथ। जैसे होम पेज के हिसाब से हम एक अलग कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर हम एसईओ करते हैं। इसी तरह ये सर्विसेज पेजेस हैं, इसमें ये देखें मैच मेकिंग फॉर एग्जांपल हमारा एक पेज है, तो इसके हिसाब से हम एक कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे या जितने भी हम 2 या 3 कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से इसका कंटेंट जो होगा ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट हमने लिखना होता है। ठीक है, और उसके हिसाब से इसकी सारी एसईओ होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी कि एसईओ जो है वो पेज वाइज होती है। एक वेबसाइट हमारी जो होती है वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पेजेस होती है। डिफरेंट पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बनते हैं। ठीक है, हर पेज की अलग से एसईओ होती है। ठीक है, लेकिन जो टेक्निकल एसईओ होती है वो पूरी वेबसाइट की होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पेज की स्पीड चेक की, उसको ऑप्टिमाइज किया और हमने काम खत्म कर दिया। और इसी तरह से अगर एसएसएल सर्टिफिकेट यानी सिक्योरिटी की बात करें वो भी हमारा पूरी वेबसाइट पे लगता है। ऐसा नहीं कि एक पेज पे लगाया और बस चलते बने।
तो आपको यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि एसईओ जो है वो पेज वाइज होती है, ठीक है, चाहे वो ऑन पेज हो या ऑफ पेज हो, और जो टेक्निकल एसईओ होती है वो पूरी वेबसाइट की होती है। इसके साथ साथ एक और चीज कि वेबसाइट हमारी कलेक्शन ऑफ पेजेस, ठीक है, डिफरेंट पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बनती है। उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस जो होते हैं उनको रैंक करवाने की कोशिश करते हैं अपने कीवर्ड्स पे। इसके साथ साथ ऑन पेज एसईओ हमेशा विजिबल कंटेंट की होती है, ठीक है, जो हमें कंटेंट ये पेज के ऊपर नजर आ रहा है इसकी एसईओ करेंगे हम। इसके साथ साथ हमें बाज दफा एचटीएमएल सोर्स कोड में भी जाना पड़ता है एसईओ करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्कीमा कोड की बात करते हैं तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आएगा, वो हमें कोड में नजर आएगा बैक एंड पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे फिर से चलते हैं, Ctrl+U किया तो ये हमारे पास कोड ओपन हो गया। यहाँ पे हमें स्कीमा कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके माइंड में ये चीज आएगी कि क्या अब हमें कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी। तो फिलहाल आपको कोडिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप एसईओ सीखेंगे, इसकी बेसिक सीखेंगे, उसके बाद इसको एडवांस सीखेंगे, उसके बाद जाके आप कोडिंग की तरफ जाइए और इसको मैक्सिमम 10 से 12 दिन लगेंगे, आप आराम से इसकी बेसिक्स जो है वो उसको समझ जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपको कब जरूरत पड़ती है कोडिंग सीखने की, जब आपकी वेबसाइट कस्टम मेड है, यानी आपकी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे या विक्स पे नहीं है, तो आपको कोडिंग सीखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपकी वेबसाइट कस्टम मेड हो तो जो आपका वेबसाइट का ओनर होता है वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपको डेवलपर की सपोर्ट मिले। लेकिन आपको अगर कोडिंग आती है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही रहेगा। अब एसईओ के कितने फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इसके लिए अगेन हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स जो हैं उनकी एक लिस्ट नज़र आ रही है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कंटेंट। आपने सुना होगा कंटेंट इज किंग, कंटेंट ही सब कुछ है। यानी 2024 तक की बात करें, पीछे जितने भी हमारे एल्गोरिदम्स आए हैं गूगल के, या जितनी भी अपडेट्स आई हैं उनके हिसाब से बात करें तो कंटेंट जो है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपका कंटेंट जो है वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, उसको वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। आप ये एक चीज़ समझ लें 2024 के हिसाब से कि गूगल जो है दिन ब दिन आए रोज़ यूज़र सेंट्रिक होता जा रहा है, यूज़र फ्रेंडली होता जा रहा है। जितनी हमारी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होगी उतने ही चांसेस हैं कि हमारी वेबसाइट जल्दी रैंक कर जाए, ठीक है। तो सबसे नंबर पे हमें कंटेंट नजर आ रहा है, कंटेंट इज किंग, आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ईट। ईट क्या है? एक्सपर्टाइज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है। इससे समझ आती है आपको, और ये 2024 के हिसाब से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और कंटेंट जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा उससे मिलता जुलता ही है कि हमारा जो कंटेंट है वो ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ भी उठा के बस अपनी वेबसाइट पे लिख दिया, इधर उधर से उठाया और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए हमारा, जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसमें कोई सच्चाई हो और जिससे हमारा यूजर के साथ कुछ कनेक्शन बन सके। कनेक्शन क्या होता है? यानी यूजर जो है हम पे ट्रस्ट कर सके कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो बात कर रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑप्टिमाइज्ड टाइटल। टाइटल ऑप्टिमाइज्ड यहाँ पे मैंने साथ में लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो टाइटल होगा वो भी ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें कीवर्ड शामिल होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है, फोर्थ नंबर पे आ जाता है ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन। यानी हमारी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो भी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, यानी उसमें कीवर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कीवर्ड स्पैमिंग करनी है, बहुत ज्यादा कीवर्ड्स डालने हैं, हर तरफ हमें बस कीवर्ड्स ही नजर आ रहे हैं। ये गूगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, उससे पता चलना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, और वो ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। इसी तरह से ऑप्टिमाइज्ड होगी कि उसका कुछ मतलब नजर आ रहा है, उसका कुछ समझ आ रहा है यूजर को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हेडर टैग्स। हेडर टैग्स जो हैं वो भी हमारे प्रॉपरली होने चाहिए, जैसे कि H1
से लेकर H6 तक जो है हमारी हेडिंग्स होती हैं, तो वो हमने प्रॉपरली जो है उनको यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पैराग्राफ में हमने एक पेज को जो है पेज का जो कंटेंट है वो हमने ऐसे ही अप्लाई कर दिया है। हमें बाकायदा से उसमें H1 से लेकर H6 तक जो है उसको उसकी हेडिंग्स जो है उनको यूज करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा जो इमेज है, आप एक चीज़ समझ लें कि जो गूगल है, जो हमारा कंप्यूटर है, उसको इमेज समझ नहीं आते, बल्कि इमेज के साथ जो हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिसको हम ऑल टेक्स्ट कहते हैं, वो हम बताते हैं कि ये इमेज किस बारे में है। ठीक है, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, उसका इमेज का जो साइज होता है, उसकी स्पीड और उसके ऑल टेक्स्ट, ठीक है, वो हमें प्रॉपरली अप्लाई करने पड़ते हैं। उसके बाद जी इंटरनल लिंकिंग आ जाती है। ये भी हम डिटेल में जाके आगे पढ़ेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये सारे बेसिक्स हैं इसके एसईओ के, ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स हैं। ठीक है, इनकी आगे से काफी डिटेल एंड डेप्थ है, जिनको हम मजीद डिस्कस करेंगे तो हमारी एक प्रॉपर एक तरह से ऑन पेज एसईओ सीरीज चलेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है डेप्थ ऑफ कंटेंट। वही बात, जो भी हम लिख रहे हैं उसकी कम से कम इतनी डिटेल होनी चाहिए, उसका वो इंफॉर्मेशन इतनी डिटेल होनी चाहिए कि यूजर को प्रॉपरली समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन है। वही स्कीमा कोड, स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन वो प्रॉपरली होनी चाहिए। उसके बाद यूआरएल्स जो है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जी आ जाता है 2020 के बाद जो है हमारा गूगल जो है वो ज़्यादा यूज़र सेंट्रिक हो गया है। ठीक है, उसके बाद से जितनी अभी तक 2024 तक जितनी भी चीज़ों का हमें ज़्यादा ख्याल रखना है, वो इनमें से ये है यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि हमारा जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी हमारी वेबसाइट पे आया, उसने वेबसाइट ओपन की, साथ ही उसको कुछ समझ नहीं आया और वो वेबसाइट से आउट हो गया। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग नहीं होगी। ठीक है, गूगल को लगेगा कि ये वेबसाइट अच्छी नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, यूजर का एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा नहीं रहता, तो ये अच्छी वेबसाइट नहीं है, तो कभी भी वो रैंक नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद जी हमारा आ जाता है CTR ऑप्टिमाइजेशन, क्लिक थ्रू रेट ऑप्टिमाइजेशन। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अब 2024 में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और ये पहले काफी ज्यादा इग्नोर होती रही है अभी तक, और बहुत से लोग अभी भी इसको नहीं जानते। इसको कहते हैं जी जियो टैगिंग। यानी जियो टैगिंग क्या होती है कि मोस्टली बिजनेसेस जो होते हैं वो लोकल होते हैं। ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड काम नहीं करते, तो क्या करते हैं कि वो अपनी लोकल एसईओ नहीं करते। तो यहाँ पे जियो टैगिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद जी आ जाता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने समझना है, और इसकी भी हम बाद में डिटेल बात करेंगे, लेकिन इसको बेसिक से आप समझ लें। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंटेंट ऑन बेसिस ऑफ सर्च इंटेंट। ठीक है, यहाँ पे सर्च इंटेंट जो है, इस चीज को अपने समझना है। वो ये है कि यूजर क्या सोच के, अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है गूगल में, तो उसके माइंड में इस वक्त क्या क्वेश्चन है जिसकी वजह से वो सर्च कर रहा है ये क्वेश्चन। हमने वो चीज को भी समझना है। ठीक है, वो हमारे कंटेंट में सिर्फ ये नहीं कि एक कीवर्ड है, बल्कि हमने उस चीज को भी समझना है कि अगर कोई सर्च करता है तो उसके पीछे और क्या रीजन हो सकती है। ठीक है, इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जी पेज लोड स्पीड की। यानी कि हमारा जो पेज की लोडिंग टाइम है उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई पेज हमारा ओपन कर रहा है और उसमें लोड होने में इतना टाइम लग रहा है कि वो बस तंग पड़ के तो हमारा वेबसाइट बंद करके निकल गया। उसके बाद इंगेजमेंट रेट, वही बात, कोई हमारी वेबसाइट पे आया और कितनी देर रुका, इन चीजों को भी हमने मद्देनजर रखना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन सब पॉइंट्स में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।